ओके, हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में देख लिया कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आरओएस क्या होते हैं। अब हमने उनकी जनरेशन और एंड रिमूवल भी स्टार्ट कर लिया था। बल्कि मैंने बताया आपको कि दो तरीके होते हैं, जिससे हमारे पास दो मेन तरीके होते हैं जिससे सेल के अंदर आरओएस बनते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं, उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, वो रेडॉक्स रिएक्शंस चल रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, उन रेडॉक्स रिएक्शंस के दौरान हमारे पास आरओएस बनते हैं कुछ। एक ये मैकेनिज़्म है जनरेशन ऑफ आरओएस का इन द सेल। दूसरा ल्यूकोसाइट्स जिसमें हमारे पास ल्यूकोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जब किल करने के लिए आते हैं किसी बाहर के एंटीजन को या किसी कोई भी बाहर की चीज़, उसको ये इनगल्फ करते हैं फेगोसाइटोसिस के दौरान। और उस फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के दौरान ये सेल्स भी आरओएस जनरेट करते हैं। इसको रेस्पिरेटरी बर्स्ट या ऑक्सीडेटिव बर्स्ट भी कहते हैं। उसके अलावा अच्छा, ये दो मेन प्रोसेस हो गए सिंथेसिस के। उसके बाद हमारे पास कुछ बॉडी में इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं कभी कभी, जिसमें सिंथेसिस ऑफ आरओएस ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। ठीक है, एक नॉर्मली एक बैलेंस होता है बिटवीन सिंथेसिस एंड रिमूवल ऑफ आरओएस। जितने बन रहे होते हैं उतने रिमूव हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं जिसमें ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। वो कंडीशंस हमारे पास 4 बताई हुई हैं इन्होंने। ठीक है, जिसमें हमारे पास नंबर 1 उन्होंने बताया कोई अल्ट्रा यूवी रेस वगैरह जो हमारी स्किन पे सनलाइट वगैरह की जो रेज़ पड़ती हैं, अगर उनकी एब्जॉर्प्शन एक्सेस में हो जाए तब हमारे पास आरओएस ज़्यादा बनने लग जाते हैं। ठीक है, बैलेंस से ज़्यादा, मतलब एक नॉर्मल बैलेंस है, जितना हमारे पास सिंथेसिस है उतनी रिमूवल है। ये बैलेंस डिस्टर्ब कब होगा? एक हमारे पास यूवी रेस की वजह से हो सकता है। ये जब वो ज़्यादा एक्सेस में पड़े, स्किन एब्जॉर्ब ज़्यादा कर ले, तो ये ज़्यादा बनने लग जाते हैं। उतने रिमूव नहीं हो रहे होते जितने ये बनने लग जाते हैं। इसके अलावा एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजेनस केमिकल्स, मतलब हमारी बॉडी में कोई बाहर के केमिकल्स अगर आ गए हैं तो उनके मेटाबॉलिज्म के लिए जब उनको मेटाबलाइज कर रही होती है बॉडी, उसके दौरान, उस मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने लग जाते हैं ज़्यादा। या इन्फ्लेमेशन के दौरान, कि मैंने आपको बताया कि फेगोसाइटोसिस में ये जो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस ल्यूकोसाइट्स हैं ये बनाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन में ये ज़्यादा बनने लग जाते हैं। या तो पीछे हमने जो रीपरफ्यूजन थियरी पढ़ी है उसमें ज़्यादा बनने लग जाते हैं। उसमें मैंने ये बात शायद छोड़ी थी। इसके रीपरफ्यूजन थियरी के कॉजेज़ में हमने देखा था कि 2 कॉज हो सकते हैं, एक इन्फ्लेमेशन और एक आरओएस की सिंथेसिस। तो इनकी जब सिंथेसिस जब ज़्यादा होगी, ये कब ज़्यादा होती है? जब एक ब्लड सप्लाई कट ऑफ की और एकदम खोल दी है, तो एकदम से जो है आरओएस की सिंथेसिस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्री रेडिकल्स पहले के बने पड़े हैं। और जब एकदम से ब्लड सप्लाई खुलेगी, ब्लड जाएगा, एकदम से ऑक्सीजन जाएगा, तो वो फ्री रेडिकल्स कंबाइन करके आरओएस बना देंगे। तो इस तरह से इंजरी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखना है कि रिमूवल के कौन से प्रोसेस हैं। रिमूवल के 4 तरीके और 4 एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के नाम याद रखने के, वो एंजाइम्स जो आरओएस को रिमूव करते हैं। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस, फिर ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, फिर कैटालेज जो पर ऑक्सीजोम्स में होता है, और फाइनली हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंडोजेनस या एक्सोजेनस। ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसको रिमूव करते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है कि अच्छे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए, विटामिन ई वगैरह। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो सेल इंजरी होती है आरओएस की वजह से, वो किस किस तरह की सेल इंजरी हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, मतलब जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होगी। इन सब मेम्ब्रेन्स को ये आरओएस जाके डैमेज करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं। ये मेम्ब्रेन्स, इन मेम्ब्रेन्स में बॉन्ड्स होते हैं जो कि जिन बॉन्ड्स को ये जाके तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिवास्टर, सेल तो ख़त्म ही हो जाता है ऑब्वियसली, सारी मेम्ब्रेन्स ख़त्म होंगी तो सेल में क्या रह जाएगा पीछे। फिर सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग होती है, उस क्रॉस लिंकिंग को जाकर ये ब्रेक करते हैं। अब क्या होता है, प्रोटीन्स जब नहीं रहेंगी तो ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन्स, हमें पता है ये बात, एंजाइमेटिक एक्टिविटी सेल की सारी डिग्रेड हो जाएगी। जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी सेल में नहीं होगी तो सेल ख़त्म, उसमें कुछ नहीं बचता। और फाइनली डीएनए तो मेन चीज़ होती है, जाके डीएनए को डायरेक्टली अटैक करते हैं और उसके सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स लाना शुरू हो जाते हैं, मतलब उसको ब्रेक करने लग जाते हैं। तो ये हो गए कुछ तरीके, बल्कि मेन 3 तरीके जिससे हमारे पास आरओएस सेल को अटैक करते हैं। उसके बाद आते हैं सेल इंजरी कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स। अभी तक हम सारी इंजरीज़ की डिटेल्स पढ़ रहे हैं ना, हाइपोक्सिया की डिटेल्स, इस्कीमिया की डिटेल्स, फिर हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पढ़ा, और अब हम वो
टॉक्सिन्स पड़ने लगे जो सेल को इंजरी करते हैं। 2 टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं, एक वो जो सेल को डायरेक्टली जाके इंजर करते हैं और एक वो टॉक्सिन्स होते हैं जो पहले एक्टिवेट होते हैं और फिर वो सेल के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो जो डायरेक्टली इंजर करते हैं उसमें क्या आता है, वो चीज़ें जो हम खाते पीते हैं और जिन चीज़ों से हम एक्सपोज होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। जिसमें एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो मर्क्यूरिक क्लोराइड पॉइजनिंग की। ये पॉइजनिंग होती है सी फूड की वजह से। तो ये डायरेक्ट एक्टिंग टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे सेल्स को इंजरी करते हैं, और लेटेंट टॉक्सिन्स वो होते हैं जो कि इनडायरेक्टली सेल्स को इंजर करते हैं। मतलब पहले सेल में जाएगा, एक्टिवेट होगा, पहले बॉडी में जाएगा, एक्टिवेट होएगा, फिर सेल को इंजर करेगा। इसमें हमारे पास वो आ जाते हैं जो भी हमने पढ़े फ्री रेडिकल्स, वो एक्टिवेट होके ROS बनते हैं, और बल्कि कोई भी फ्री रेडिकल एक्टिवेटेड ही होता है ऑलरेडी पहले का, और वो बॉडी के लिए इंजूरियस होता है। फिर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रेस आता है। इसमें यह है कि जब हमारी बॉडी में जीन्स की म्यूटेशन होती है तो उस जीन्स की म्यूटेशन, जीन्स क्या करती हैं, प्रोटीन्स के लिए इनकोड करती हैं ना, तो सिग्नल्स भेजती हैं, उनके ऊपर पूरा डाटा होता है किस तरह से प्रोटीन बननी है। जीन सिग्नल भेजती है राइबोसोम्स को, राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो क्या होता है कि अगर जीन हमारे पास म्यूटेटेड है तो जो प्रोटीन्स बनेंगी वो प्रोटीन्स जीन्स की वजह से ही बन रही होती हैं, तो वो प्रोटीन्स भी हमारे पास प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होगी, उनकी मिस फोल्डिंग होगी, ठीक है। फिर ये जो प्रोटीन्स होंगी ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी सेल के अंदर। ये एक सेल है, ये DNA है, DNA के ऊपर जीन्स होती हैं। जीन्स की क्या हुई हुई है, जीन्स हमारे पास म्यूटेटेड है, म्यूटेशन हुई हुई है। वो जीन्स जो है राइबोसोम्स को सिग्नल कर रही हैं मैसेंजर RNA के थ्रू प्रोटीन्स बनाने का। अब उसके रिजल्ट में जो प्रोटीन्स बन रही हैं वो प्रोटीन्स नॉर्मल नहीं है, उनकी मिस फोल्डिंग हुई हुई है, ठीक है। अब ये बनती रहेंगी और सेल में इनकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब जब सेल में बहुत ज़्यादा मिस फोल्डेड प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा और ये सेल को इंजर करेगा। इसमें पूरी ये बात है। इंजर ऐसे करेगा कि जब मिस फोल्डेड प्रोटीन्स बॉडी में ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको कंपनसेट करने के लिए जो मैकेनिज़्म होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। अब जब ये इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि कंपनसेटरी मैकेनिज़्म सही से काम नहीं कर सकेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो है सेल के अंदर एपोप्टोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि ऑब्वियसली एक चीज़ नहीं सही हो रही, इरिवर्सिबल इंजरी हो गई है, तो एपोप्टोसिस